Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Samina Khan, lecturer, Southern Business School, Institute of Southern Punjab, Multan. We are going to start our lecture of business research. This is lecture number 6. आज हम अपने टॉपिक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क एंड हाइपोथेसिस डेवलपमेंट को कंटिन्यू करेंगे. The learning objectives of this lecture are: we have to discuss how theory is generated, the components of the theoretical framework, hypothesis development, and in hypothesis development we will discuss definition of a hypothesis, statements of hypothesis, directional and non-directional hypothesis. We will discuss literature review, theoretical framework and hypothesis development with an example and managerial implications. So ये हमारे इस lecture की learning objectives हैं. So starting with how theory is generated. Having examined the different kinds of variables that can operate in a situation and how the relationships among these can be established, it is now possible to see how we can develop the theoretical framework for our research. अब डिफरेंट वेरिएबल्स को एग्जामिन करने के बाद और उनके दरमियान रिलेशनशिप्स को देखने के बाद हम अपनी रिसर्च के लिए थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क डेवलप करते हैं. थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क फाउंडेशन होता है जिस पर हमारी डिडक्टिव रिसर्च प्रोजेक्ट बेस कर रहा होता है. आपका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क लॉजिकली डेवलप होता है और एलेबोरेट करता है, एक्सप्लेन करता है, आपके वेरिएबल्स के दरमियान जो नेटवर्क ऑफ एसोसिएशन होता है उसको एक्सप्लेन करता है. थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क को हम डेवलप कर रहे होते हैं इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशंस और लिटरेचर रिव्यू के थ्रू. आपका एक्सपीरियंस और इंट्यूशन भी आपको गाइड कर रहे होते हैं थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क की डेवलपमेंट के लिए. सो नाउ वी आर क्लियर कि अगर आपको आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए तो सबसे पहले आपको प्रॉब्लम को प्रॉपरली आइडेंटिफाई करना होता है. फिर आपको यह आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन कौन से वेरिएबल्स हैं जो इस प्रॉब्लम को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ डूइंग अ थॉरो लिटरेचर रिव्यू एंड कंडक्टिंग एक्सप्लोरेटरी एंड इंडक्टिव रिसर्च नाउ बिकम क्लियर. तो जब आप एप्रोप्रिएट वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई कर लेते हो तो आपका नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि आप इन वेरिएबल्स के दरमियान जो एसोसिएशंस हैं, नेटवर्क ऑफ एसोसिएशन है, उसको एक्सप्लेन करते हो ताकि आप हाइपोथेसिस डेवलप कर सको और फिर उन हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सको. अब इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग के रिजल्ट्स की बेस पर आपको पता चलता है कि हाइपोथेसिस सपोर्ट हुए या सपोर्ट नहीं हुए. तो यहां से हमें अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलता है. आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने के काबिल हो जाते हो. So the relationship between the literature review and the theoretical framework is that the former provides a solid foundation for developing the later. So यहाँ पर हमें पता चला कि लिटरेचर रिव्यू और थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का रिलेशनशिप क्या होता है कि लिटरेचर रिव्यू बेसिस प्रोवाइड कर रहा होता है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क को डेवलप करने के लिए. That is, the literature review identifies the variables that might be important as determined by previous research findings. आपका लिटरेचर रिव्यू आपको बता रहा होता है कि इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स कौन से हैं, प्रीवियस रिसर्च फाइंडिंग्स ने कौन से वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई किया और आपकी प्रॉब्लम के साथ कौन से वेरिएबल्स रेलेवेंट हो सकते हैं. सो आपका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क रिलेशनशिप्स अमंग दोज वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है उनको एक्सप्लेन कर रहा होता है, रिप्रेजेंट कर रहा होता है. आपका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क एक्सप्लेन करता है कि कौन सी अंडरलाइंग थ्योरी है, कौन सी थ्योरी इस रिलेशनशिप को सपोर्ट कर रही है, और आपका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क ये बताता है कि इन रिलेशनशिप्स की नेचर और डायरेक्शन क्या है. जिस तरह से लिटरेचर रिव्यू आपके थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के लिए बहुत जरूरी होता है, इसी तरह से आपका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बहुत जरूरी होता है जिससे आप टेस्टेबल हाइपोथेसिस डेवलप करते हो. हाइपोथेसिस डेवलपमेंट के लिए आपका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क आपको लॉजिकल बेस प्रोवाइड कर रहा होता है. नाउ मूविंग ऑनवर्ड्स, अब हम बात करते हैं द कंपोनेंट्स ऑफ द थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क की. A good theoretical framework identifies and defines the important variables in the situation that are relevant to the problem and subsequently describes and explains the interconnections among these variables. एक अच्छा theoretical framework identify करता है और define करता है important variables को, वो variables जो आपकी study से relevant होते हैं, आपके research problem से relevant होते हैं, और आपका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क एक्सप्लेन कर रहा होता है कि इन वेरिएबल्स के दरमियान इंटरकनेक्शन क्या है, इन वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप क्या है. अब जो रिलेशनशिप होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ,
आपकी थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में अगर कोई मॉडरेटिंग वेरिएबल है, मीडिएटिंग वेरिएबल है, उनका क्या रिलेशनशिप है, वो किस तरह से मॉडरेट और मीडिएट कर रहे हैं, आपका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क इन चीजों को एक्सप्लेन कर रहा होता है कि आपके मॉडरेटिंग वेरिएबल्स कौन से हैं, मीडिएटिंग वेरिएबल्स कौन से हैं, किस तरह से ये रिलेशनशिप को मॉडरेट या मीडिएट कर रहे हैं। आपका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क इन सारी चीजों को एलैबोरेट कर रहा होता है। Now here one important thing, note that a good theoretical framework is not necessarily a complex framework. जरूरी नहीं होता कि आप एक कॉम्प्लेक्स फ्रेमवर्क बनाएं तभी वो अच्छा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क होगा। आपका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क सिंपल भी हो सकता है। As we have already discussed that there are three basic features that should be incorporated in any theoretical framework. The variables considered relevant to the study should be clearly defined. A conceptual model that describes the relationships between the variables in the model should be given. There should be a clear explanation of why we expect these relationships to exist. सबसे पहले आप वेरिएबल्स जो आपकी स्टडी से रेलेवेंट वेरिएबल्स होते हैं आप उन्हें डिफाइन करते हो, कॉन्सेप्चुअल मॉडल प्रोवाइड करते हो जो बता रहा होता है कि वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप क्या है। इसी तरह से आप क्लियर एक्सप्लेनेशन देते हो कि आप क्यों एक्सपेक्ट करते हो कि ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेंगे, इसकी भी आप एक्सप्लेनेशन देते हो कि आपको क्यों लगता है कि इन वेरिएबल्स के दरमियान ये रिलेशनशिप होगा। Now it is not always easy to come up with generally agreed upon definitions of the relevant variables. अब यहाँ पर ये जरूरी होता है कि हम वेरिएबल्स को डिफाइन करें, लेकिन आपके पास वेरिएबल्स की डेफिनेशंस डिफरेंट हो सकती हैं। लिटरेचर रिव्यू आपको एक वेरिएबल की डिफरेंट डेफिनेशंस प्रोवाइड करता है। से फॉर एग्जांपल हमारे पास ब्रांड इमेज, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, सर्विस क्वालिटी की डिफरेंट डेफिनेशंस हमारे पास अवेलेबल होंगी। सो वी हैव टू चूज कि हमने किस डेफिनेशन को फोकस करना है, किस डेफिनेशन को फॉलो करना है। Still, well-chosen guiding definitions of concepts are needed because they will help you to provide an explanation for the relationships between the variables in your model. So, हमें एक well-chosen guiding definitions की जरूरत होती है। हमें उन definitions की जरूरत होती है जो हमें गाइड कर सकें, क्योंकि हमने इनकी बेस पर रिलेशनशिप बताना होता है कि वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप क्या है। और ये जो डेफिनेशंस होती हैं, वेरिएबल्स की डेफिनेशंस होती हैं, कॉन्सेप्ट्स की डेफिनेशंस होती हैं, ये आपको बेसिस प्रोवाइड करती हैं ऑपरेशनलाइजेशन या मेजरमेंट के लिए, क्योंकि आपने ऑपरेशनलाइज करना होता है वेरिएबल्स को, कॉन्सेप्ट्स को, क्योंकि आपने मेजर करना होता है उनको। तो मेजरमेंट के लिए भी बहुत जरूरी है, ऑपरेशनलाइजेशन के लिए भी बहुत जरूरी है कि आपके पास प्रॉपर डेफिनेशंस होनी चाहिए आपके वेरिएबल्स की। सो वी नीड वेल चूजन गाइडिंग डेफिनेशंस ऑफ कॉन्सेप्ट्स। Now, a conceptual model helps you to structure your discussion of the literature. A conceptual model describes your ideas about the concepts, variables in your model are related to each other. A schematic diagram of the conceptual model helps the reader to realize the theorized relationships between the variables in your model and thus to obtain a quick idea about how you think that the management problem can be solved. अब कॉन्सेप्चुअल मॉडल आपको हेल्प कर रहा होता है कि आपने जो लिटरेचर में डिस्कस किया, आपने जो लिटरेचर में स्टडी किया, आप उसको स्ट्रक्चर कर सको। आपका कॉन्सेप्चुअल मॉडल डिस्क्राइब करता है आपके आइडियाज को कि आपको किस तरह से लगता है कि वेरिएबल्स आपके मॉडल में किस तरह से एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। या आपको एक स्कीमेटिक डायग्राम कॉन्सेप्चुअल मॉडल की आपके रीडर को हेल्प आउट कर रही होती है कि वो थ्योराइज्ड रिलेशनशिप को रियलाइज कर सके, देख सके, समझ सके कि वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप क्या है आपके मॉडल में, और उसको एक आइडिया मिल जाए कि किस तरह से आपको लगता है कि मैनेजमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। आपने वेरिएबल्स का जो एसोसिएशन है वो किस तरह से रिप्रेजेंट किया है। अब कॉन्सेप्चुअल मॉडल्स आपके स्कीमेटिक डायग्राम की फॉर्म में भी हो सकते हैं और कॉन्सेप्चुअल मॉडल्स को आप वर्ड्स की फॉर्म में भी एक्सप्लेन कर सकते हो। दोनों फॉर्म्स में आप एक्सप्लेन कर सकते हो। कॉन्सेप्चुअल मॉडल को अगर आपने स्कीमेटिक डायग्राम की फॉर्म में लिखा है तो आपको वो एक रियल एड प्रोवाइड करती है, आप रियलाइज कर सकते हो, आपको क्विकली पता चल जाता है कि आप वेरिएबल्स के दरमियान क्या रिलेशनशिप दिखा रहे हैं, वेरिएबल्स के दरमियान आपने किस तरह से रिलेशनशिप को डेवलप किया है और एक्सप्लेन किया है। इसको फिर आप वर्ड्स में भी एक्सप्लेन करते हो। नाउ अ थ्योरी or a clear explanation for the relationships in your model is the last component of the theoretical framework. अब थ्योरी या क्लियर एक्सप्लेनेशन की जो आपने अपने मॉडल में रिलेशनशिप्स बताए हैं उनके बारे में आपको एक थ्योरी देना होती है, क्लियर एक्सप्लेनेशन देना होती है कि आपके मॉडल में जो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं वो किस तरह से एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं। ये सपोर्ट करती है आपकी थ्योरी इन रिलेशनशिप्स को।
theory attempts to explain relationship between the variables in your model. An explanation should be provided for all the important relationships that are theorized to exist among variables. Theory आपकी explain करती है variables के दरमियान जो relationship है उसको explain करती है. अब तमाम जो relationships हैं उनके लिए आपके पास theory या explanation मौजूद होनी चाहिए. अब अगर आप नेचर और डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप को भी थ्योराइज कर सकते हो लिटरेचर की बेस पर, तो आप ये इंडिकेट करते हो कि ये रिलेशनशिप पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, लीनियर होगा या नॉन लीनियर होगा. अब आपके थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क से आप टेस्टेबल हाइपोथेसिस डेवलप करते हो ये देखने के लिए कि थियरी जो आपने फॉर्मुलेट की वो वैलिड है या वैलिड नहीं है. सो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क से आप टेस्टेबल हाइपोथेसिस डेवलप कर रहे होते हो. ये आप चेक कर रहे होते हो कि आपकी थियरी वैलिड है या नहीं है, जो आपने एक्सप्लेनेशन दी क्या वो वैलिड है या नहीं है. सो now note that you do not necessarily have to invent a new theory every time you are undertaking a research project. अब हर दफा आपको नई थियरी इन्वेंट नहीं करनी होती. अप्लाइड जो आपकी रिसर्च होती है आप अपनी एग्जिस्टिंग थियरीज को अप्लाइड रिसर्च में अप्लाई कर रहे होते हो, स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में एग्जिस्टिंग थियरीज को यूज कर रहे होते हो. सो हर दफा जब आप रिसर्च कंडक्ट करवा रहे हो ये जरूरी नहीं होता कि आप एक न्यू थियरी इन्वेंट करो. आप प्रीवियस थियरीज को, एग्जिस्टिंग थियरीज को भी स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकते हो अपने अप्लाइड रिसर्च के प्रोजेक्ट्स में. नाउ मूविंग ऑनवर्ड्स, अब हम बात करते हैं हाइपोथेसिस डेवलपमेंट की. Once we have identified the important variables in a situation and established the relationships among them through logical reasoning in the theoretical framework, we are in a position to test whether the relationships that have been theorized do in fact hold true. अब जब हमने important variables को identify कर लिया, उनके दरमियान relationship को explain कर दिया theoretical framework के through, अब हम टेस्ट करते हैं कि क्या एक्चुअली ये रिलेशनशिप्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते. सो फॉर्मुलेटिंग सच टेस्टेबल स्टेटमेंट्स इज कॉल्ड हाइपोथेसिस डेवलपमेंट. डेफिनेशन ऑफ अ हाइपोथेसिस. A hypothesis can be defined as a tentative yet testable statement which predicts what you expect to find in your empirical data. Hypotheses are derived from the theory on which your conceptual model is based and are often relational in nature. अब hypothesis आपकी tentative testable statement होती है जो predict कर रही होती है कि आप empirical data से क्या expect कर रहे हो. Hypothesis derive होती है आपकी theory से जिस पर आपका conceptual model develop हुआ होता है, और hypothesis often relational in nature होते हैं. अब इन हाइपोथेसिस को टेस्ट करके हम अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि आप रिसर्च इसलिए कंडक्ट कर रहे होते हो क्योंकि आप एक प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हो और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहे होते हो. तो इन हाइपोथेसिस को जब हम टेस्ट करते हैं तो हम अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे होते हैं. नाउ स्टेटमेंट ऑफ हाइपोथेसिस फॉर्मेट्स इफ एंड देन स्टेटमेंट. Hypothesis can be defined as a testable statement of the relationship among variables. A hypothesis can also test whether there are differences between two groups or among several groups with respect to any variable or variables. अब आपके hypothesis जो है वो testable statements हैं. Hypothesis ये test कर सकते हैं कि दो groups के दरमियान differences exist करते हैं या नहीं करते with respect to any variable. So आपके हाइपोथेसिस प्रपोजिशंस की फॉर्म में भी हो सकते हैं और इफ एंड देन स्टेटमेंट्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं. अब यहां पर आप इन दो एग्जांपल्स में दो फॉर्मेट्स देख सकते हैं. यंग women will be more likely to express dissatisfaction with their body weight when they are more frequently exposed to images of thin models in advertisements. If young women are more frequently exposed to images of thin models in advertisements, then they will be more likely to express dissatisfaction with their body weight. So, hypotheses can be set either as propositions or in the form of if and then statement. Now, directional and non-directional hypotheses. If in stating the relationship between two variables or comparing two groups, terms such as positive, negative, more than, less than, and the like are used, then these are directional hypotheses. Because the direction of the relationship between the variables positive, negative is indicated.
अगर आप दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को स्टेट कर रहे हैं या कंपेयर कर रहे हैं दो ग्रुप्स को, और आप टर्म्स यूज कर रहे हो जैसे पॉजिटिव, नेगेटिव, मोर देन, लेस देन, और इस तरह के आप टर्म्स यूज कर रहे हो, तो ये डायरेक्शनल हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करते हैं आप। और क्योंकि यहाँ पर आप डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप बता रहे होते हैं कि डायरेक्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, सो दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग देम डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। Here you can see the greater the stress experienced in the job, the lower the job satisfaction of employees. Women are more motivated than men. On the other hand, non-directional hypotheses are those that do postulate a relationship or difference but offer no indication of the direction of these relationship or differences. जो आपके non-directional hypotheses होते हैं वो आपका रिलेशनशिप तो बता रहे होते हैं कि वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप है, लेकिन डायरेक्शन नहीं दे रहे होते, आपको ये नहीं बता रहे होते कि ये रिलेशनशिप पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसको आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं। There is a relation between arousal seeking tendency and consumer preferences for complex product designs. There is a difference between the work ethic values of American and Asian employees. अब यहाँ पर हम ये तो बता रहे हैं कि दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप है, लेकिन हम उसकी डायरेक्शन को इंडिकेट नहीं कर रहे कि वो पॉजिटिव रिलेशनशिप है या नेगेटिव रिलेशनशिप है। अब नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस आप फॉर्मुलेट करते हैं क्योंकि उसकी वजह क्या होती है कि या तो हमें पता नहीं होता कि ये रिलेशनशिप्स या डिफरेंसेस जो हैं ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। प्रीवियस रिसर्च फाइंडिंग्स में हमें इस लिटरेचर गाइड नहीं कर रहा होता, इन रिलेशनशिप्स को पहले एक्सप्लोर नहीं किया गया होता। मे बी ये रीजन हो सकती है कि आप नहीं बता सकते ये रिलेशनशिप पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, या ये हो सकता है कि प्रीवियस रिसर्च फाइंडिंग्स में आपके पास कॉन्फ्लिक्टिंग फाइंडिंग्स आई हो कि कुछ रिसर्च स्टडीज में ये रिलेशनशिप पॉजिटिव बताया गया हो, कुछ रिसर्च स्टडीज में ये रिलेशनशिप नेगेटिव बताया गया हो। तो कॉन्फ्लिक्टिंग फाइंडिंग्स की वजह से भी आप समटाइम्स इनकी डायरेक्शन को इंडिकेट नहीं कर रहे होते और नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट कर रहे होते हैं। सो हमारे पास डायरेक्शनल हाइपोथेसिस भी हो सकते हैं और नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस भी हो सकते हैं। नाउ लिटरेचर रिव्यू, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क एंड हाइपोथेसिस डेवलपमेंट, इसको हम समझ सकते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दी हुई है, इंट्रोडक्शन है हमारे पास, और इस एग्जाम्पल में हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो टॉप मैनेजमेंट पोजीशंस हैं वहां पर नंबर ऑफ वुमेन जो है वो बहुत कम है, यानी बहुत कम वुमेन जो है वो टॉप मैनेजमेंट पोजीशंस तक पहुंचती हैं। दैट मीन्स कि ग्लास सीलिंग इफेक्ट यहाँ पर मौजूद है, ग्लास सीलिंग इफेक्ट वुमेन फेस कर रही हैं। दैट्स व्हाई टॉप मैनेजमेंट पोजीशंस में नंबर ऑफ वुमेन जो है वो बहुत कम है। अब ये स्टडी जो है ये एक एफर्ट है आइडेंटिफाई करने के लिए वो फैक्टर्स जो वुमेन की एडवांसमेंट को रोक रहे हैं टॉप पोजीशंस तक पहुंचने के लिए। जो वुमेन टॉप मैनेजमेंट पोजीशंस तक वुमेन की एडवांसमेंट को जो फैक्टर्स इंपीड कर रहे हैं, हमने उन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है। अगर हम लिटरेचर रिव्यू की बात करें तो लिटरेचर से हमें पता चलता है कि जेंडर रोल स्टीरियोटाइपिंग और इनएडिक्वेट एक्सेस टू क्रिटिकल इंफॉर्मेशन, ये दो फैक्टर्स हैं जो एडवांसमेंट ऑफ वुमेन को इंपीड कर रहे हैं टू टॉप मैनेजमेंट पोजीशंस। सो जेंडर रोल स्टीरियोटाइपिंग और इनएडिक्वेट एक्सेस टू क्रिटिकल इंफॉर्मेशन दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। जेंडर रोल स्टीरियोटाइपिंग, जिसको हम जनरली कहते हैं कि स्टीरियोटिपिकल थॉट्स या बिलीव्स के लीडरशिप पोजीशंस के लिए मेन ज्यादा बेहतर होते हैं एज कंपेयर टू वुमेन। सो जेंडर रोल स्टीरियोटाइपिंग की वजह से और क्रिटिकल इंफॉर्मेशन तक वुमेन की एक्सेस नहीं होती, इसकी वजह से वुमेन जो है वो टॉप मैनेजमेंट पोजीशंस तक नहीं पहुंच पाती। अब जब हम थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है एडवांसमेंट ऑफ वुमेन टॉप मैनेजमेंट पोजीशन, हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये इन्फ्लुएंस हो रहा है जेंडर रोल स्टीरियोटाइपिंग और एक्सेस टू क्रिटिकल इंफॉर्मेशन। अब ये दो वेरिएबल्स जो हैं जेंडर रोल स्टीरियोटाइपिंग और एक्सेस टू क्रिटिकल इंफॉर्मेशन, ये इंटर रिलेटेड भी हैं। जेंडर रोल स्टीरियोटाइपिंग आपकी जो वुमेन की एडवांसमेंट है उसको एडवर्सली इम्पैक्ट कर रही होती है, करियर प्रोग्रेस को इम्पैक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि वुमेन को परसीव किया जा रहा होता है कि वो इनफेक्टिव लीडर्स होती हैं लेकिन वो अच्छी नर्चरर्स हो सकती हैं। सो उनकी अर्ली करियर्स में उनको लाइन पोजीशंस असाइन नहीं की जाती बल्कि उनको स्टाफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती हैं।
अब क्योंकि लाइन पोजीशंस पर जो मैनेजर्स होते हैं वो सिग्निफिकेंट डिसीजंस ले रहे होते हैं, बजट्स कंट्रोल कर रहे होते हैं, टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स के साथ इंटरैक्ट कर रहे होते हैं, तो उनकी जो फ्यूचर करियर्स हैं वो इस चीज पर बेस कर रहे होते हैं। उनके पास अपॉर्चुनिटीज होती हैं कि वो लर्न करें, ग्रो करें, और उनको सिस्टम की समझ होती है और उनको अल्टीमेटली इंफॉर्मेशन भी मिल रही होती है, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन भी उन तक होती है। सो हम कह सकते हैं कि जेंडर रोल स्टीरियोटाइपिंग जो है वो हिंडर करती है एक्सेस टू इंफॉर्मेशन को भी, क्योंकि वुमेन को हम अच्छे डिसीजन मेकर्स और लीडर्स क्योंकि नहीं समझ रहे जेंडर रोल स्टीरियोटाइपिंग की वजह से, उनको हम सिर्फ सपोर्ट पर्सनल समझ रहे हैं, तो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन उन तक नहीं पहुंचेगी जो कि उनके एडवांसमेंट के लिए जरूरी हो सकती है। सो इस थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क की बेस पर अब हम हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं। हियर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज जेंडर रोल स्टीरियोटाइपिंग, mediating variable is access to information, and dependent variable is advancement of women to the top. The hypotheses we develop are: the greater the extent of gender role stereotyping in organization, the fewer will be the number of women at the top. The second hypothesis is the effect of gender role stereotyping on advancement of women to the top is partially mediated by access to information. तो हमने दो हाइपोथेसिस डेवलप कर लिए। इन हाइपोथेसिस को हम टेस्ट करेंगे ये देखने के लिए कि क्या वाकई एडवांसमेंट ऑफ वुमेन टू टॉप मैनेजमेंट पोजीशंस जो हैं वो इन्फ्लुएंस हो रहा है या जेंडर रोल स्टीरियोटाइपिंग का इम्पैक्ट है या नहीं है, और क्या एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इस रिलेशनशिप को मीडिएट करता है या नहीं करता। सो इन हाइपोथेसिस के थ्रू हम इसको टेस्ट कर रहे होंगे। अब हम बात करेंगे मैनेजरियल इम्प्लीकेशंस के बारे में। नॉलेज ऑफ हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस द थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क इज डेवलप्ड एंड द हाइपोथेसिस आर जनरेटेड enables the manager to be an intelligent judge of the research report submitted by the consultant. अब अगर आपके मैनेजर को ये नॉलेज होगी कि थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क किस पर्पस के लिए डेवलप किया गया, हाइपोथेसिस किस तरह से किस पर्पस के लिए जनरेट हुए, आपका मैनेजर इंटेलिजेंट जज हो सकता है इस इंफॉर्मेशन के साथ कि अगर उसको कंसल्टेंट रिपोर्ट सबमिट करवाता है जिसमें थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है, जिसमें हाइपोथेसिस को टेस्ट किया गया, तो आपका मैनेजर इस पोजीशन में होता है, अगर उसको इन तमाम चीजों के बारे में पता है तो वो एक इंटेलिजेंट जज होता है ये देखने के लिए कि क्या ये रिसर्च ठीक तरीके से हुई या नहीं हुई। उसको ये भी पता चल जाता है कि क्या ये वेरिएबल्स रेलेवेंट थी या नहीं थी, जो नेटवर्क ऑफ एसोसिएशन था वो किस तरह से डेवलप हुआ, थ्योरी ने किस तरह से गाइड किया। सो ये तमाम चीजें आपके मैनेजर को पता होनी चाहिए। आपके मैनेजर को अगर इन चीजों का नॉलेज होगा तो वो उस रिसर्च रिपोर्ट को जो उसको कंसल्टेंट ने सबमिट करवाई उसको अच्छे तरीके से देख सकता है, उसको अच्छे तरीके से उसकी फाइंडिंग्स को यूज कर सकता है, उसकी फाइंडिंग्स को अप्लाई कर सकता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जब आपका प्रॉब्लम डिफाइन हो जाता है तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल की अंडरस्टैंडिंग जो है वो हमें बताती है कि किस तरह से मल्टीपल फैक्टर्स हमारे प्रॉब्लम की तरफ कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, हमारे प्रॉब्लम पे कौन सी चीजें इन्फ्लुएंस कर रही हैं, इस चीज का हमें आइडिया हो जाता है। और मैनेजर के लिए इस चीज को समझना बहुत जरूरी है अगर उसको प्रॉब्लम को बेहतर तरीके से सॉल्व करना है। सो वी कैन से कि हमारे मैनेजर्स को रिसर्च का नॉलेज होना, हमारे मैनेजर्स को ये पता होना कि डिफरेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स के दरमियान किस तरह से रिलेशनशिप डेवलप होता है, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क क्या होता है, हाइपोथेसिस क्या होते हैं, हाइपोथेसिस को हम किस तरह से टेस्ट करते हैं, इन सारी चीजों का पता होना बहुत जरूरी होता है, तभी वो रिसर्च की फाइंडिंग्स को प्रॉपरली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज कर सकता है। सो आवर मैनेजर्स शुड हैव नॉलेज अबाउट ऑल दीज थिंग्स। यहाँ पर हम अपने आज के लेक्चर को एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।